जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं द मनी पॉडकास्ट। मेरे साथ हैं मेरी को होस्ट एंड स्पीकर वृंदा और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं वृंदा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। और वो टॉपिक है कि आप जब अपनी 20s में होते हैं तो सबसे भारी भयंकर फाइनेंशियल मिस्टेक्स जो हैं वो कौन सी करते हैं। राइट, सो एक्चुअली अगर देखा जाए तो 20s वाला जो टाइम होता है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइम होता है अपने फाइनेंशियल चीज़ें हैबिट्स डेवलप करने का, फाइनेंशियली आप अपने की मतलब पूरी जर्नी प्लान करने का, बिकॉज यहाँ पे जो आपने किया वो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। और हैबिट्स जो होती है ना वो ऐसी होती हैं कि भाई लत की तरह होती हैं, लग जाए तो लग जाए। एक ऐसा बोलते हैं ना कि हैबिट में से एच हटा दो अब बिट रिमेन्स, ए हटा दो बिट रिमेन्स, बी हटा दो स्टिल इट रिमेन्स। तो 20 साल ये जो आपके 20s हैं इसमें जो आपकी हैबिट्स बनेंगी ये पूरी जिंदगी चलने वाली हैं। तो इसलिए इस समय पे जो आप फाइनेंशियल लर्निंग्स ले रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो फाइनेंशियल मिस्टेक्स अगर आप अपने आप को बचा पाएं तो वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगी आपके आने वाली फाइनेंशियल लाइफ के अंदर। राइट, तो आपको क्या लगता है क्या मिस्टेक्स ये 20s वाले करते हैं कि अपनी फाइनेंशियल हैबिट्स अच्छी नहीं बना पाते एंड फिर लॉन्ग टर्म में भी स्ट्रगल कर रहे होते हैं कि हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हैं या फाइनेंशियली फ्री नहीं हैं, तो क्या मिस्टेक्स होती हैं? राइट, मैं सबसे बड़ी मिस्टेक बताऊंगा बट अभी के लिए सबसे बड़ी मिस्टेक ये हो जाएगी कि आप इस वीडियो को बीच में छोड़ के चले जाएंगे। तो इसलिए एक रिक्वेस्ट कि पूरी की पूरी हमारे इस एपिसोड को अच्छे से डिटेल में देखिएगा, एंड तक देखिएगा और इससे जो भी सीखें वो हमारे साथ शेयर कीजिएगा समरी फॉर्म में नीचे कमेंट बॉक्स में। राइट, और सबसे अच्छी समरी को शाबाशी मिलेगी। एनीवेज चलिए, तो मुझे लगता है सबसे बड़ी फाइनेंशियल मिस्टेक जो 20s में लोग करते हैं वो ये कि वो अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं करते। अभी अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं करते, इससे मेरा क्या मतलब है? देखो यार, हम सब इवन इंक्लूडिंग मी, हम सब चिल्लाते रहते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो। खैर मैं स्टॉक को थोड़ा कम मोटिवेट करता हूँ स्टॉक्स के लिए, बट म्यूचुअल फंड के लिए तो मैं बहुत मोटिवेट करता हूँ। इसी के साथ साथ आपको एक बात ध्यान भी रखनी है जो मैं हमेशा बोलता हूँ, आपने अगर मुझे कभी भी सही कहीं पे भी सुना होगा, आई ऑलवेज से कि फोकस ऑन योर एक्टिव इनकम एज वेल, यानी आप अपनी एक्टिव इनकम को भी बढ़ाएं। राइट, आई थिंक जो आप बोल रहे हो ना एक्टिव इनकम को बढ़ाएं, मतलब सबसे पहले तो एक्टिव इनकम ही चाहिए, तभी तो म्यूचुअल फंड्स आ पाएंगे पिक्चर में। मतलब सिर्फ म्यूचुअल फंड आप देख के तो कुछ नहीं कर सकते अगर एक्टिव इनकम नहीं है। और एक्टिव इनकम को बढ़ाए से मेरा वही मतलब है जो मैं कहना चाहता हूँ कि 20s में सबसे बड़ी फाइनेंशियल मिस्टेक ये होती है कि हम लोग क्या सोचते हैं कि बस हम ये सोचते हैं कि तिगड़म लगा के जल्दी पैसा बना लें, जल्दी रेट ऑफ रिटर्न पे पैसा बना लें। इससे अच्छा ये होगा कि आप फोकस करें कि आप अपनी जो स्किल्स हैं आप उनको एनहांस करें, नॉलेज को एनहांस करें, एक्सपर्टीज को एनहांस करें और उस नॉलेज, स्किल और एक्सपर्टीज के बेसिस पे लॉन्ग रन में लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल इनकम जो है वो जनरेट कर पाएं। और ऐसे मैं नहीं, ऐसे वॉरेन बफे भी बोलते हैं कि एक यंगस्टर सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट कर सकता है अपने ऊपर, और उस इन्वेस्टमेंट पे जो कंपाउंडिंग मिलने वाली है वो कहीं नहीं मिलने वाली, कहीं कभी नहीं मिलने वाली। तो इसलिए जब आप अपने अर्ली 20s में होते हैं आपका फोकस होना चाहिए कि आप ऑब्वियसली जो आप जो जॉब कर रहे हैं या जो आपका प्रोफेशन है उसमें आप बने रहें और उसमें देखते रहें कि कैसे वैल्यू ऐड कर सकते हैं। और उसके लिए अगर कोई रिक्वायर्ड कोर्स है, कोई रिक्वायर्ड सर्टिफिकेशन है, कोई रिक्वायर्ड नॉलेज है, कोई रिक्वायर्ड एक्सपर्टीज है तो उसको ज़रूर एक्वायर करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी आपको आपकी फाइनेंशियल हेल्थ को अच्छा करने में आगे चलकर। राइट, तो जो आप बोल रहे थे ना कि बहुत जल्दी पैसा कमाने वाला, आई थिंक ये बहुत ज्यादा सोशल मीडिया का इम्पैक्ट है कि सोशल मीडिया पे मतलब स्क्रॉल करे जा रहे हैं और हर कोई यही बोल रहा है कि एक दिन में इतना पैसा कमा लिया, 2 दिन में इतना पैसा कमा लिया। तो यहाँ भी मेरे को लगता है कि ये सोशल मीडिया का नेगेटिव इम्पैक्ट यंगस्टर्स पे आ रहा है। राइट, अब देखो ना, मैं तो ये मेरा फेवरेट शेर है कि मोहब्बत बुरी है मोहब्बत कहे जा रहे हैं और किए जा रहे हैं। मतलब भाई सोशल मीडिया को गालियां भी दिए जा रहे हैं और सोशल मीडिया पे हम लोग खुद भी कंटेंट जो अपलोड किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पता है किस चीज़ की ज़रूरत है? एक सेल्फ डिसिप्लिन की ज़रूरत है, एक सेल्फ रेगुलेशन की ज़रूरत है कि मैं कब कब सोशल मीडिया यूज़ करूँगा, कब नहीं करूँगा, किस पर्पस के लिए करूँगा, किस पर्पस के लिए नहीं करूँगा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खैर वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। सो सबसे पहली मिस्टेक मुझे लगता है जो लोग अपने 20s में करते हैं, फाइनेंशियल मिस्टेक्स जो यंगस्टर्स हैं अपने 20s में करते हैं वो ये कि वो अपनी नॉलेज, अपनी स्किल, अपनी एक्सपर्टीज़ पे कम इन्वेस्ट करते हैं और वो तिगड़म लगा के पैसा कमाने की कोशिश जो है बहुत ज़्यादा करते रहते हैं। तिगड़म मतलब जुगाड़ भी आप लोग बोल सकते हो। तो पहली चीज़ यही है कि इसको सुधारें, नहीं तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। राइट, आपने ये मिस्टेक करी थी? मैंने तो सच बताऊं, मैं तो 24 साल की उम्र में चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया था एंड मुझे लगता है कि अपने ऊपर मैं हमेशा इन्वेस्ट करता था। आज भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ, आज मैं 38 ईयर्स ओल्ड हूँ
एंड अपने ऊपर मैंने बहुत इन्वेस्ट किया। आज भी मैं बहुत सारे कोर्सेज और बहुत सारी लर्निंग्स, बहुत सारी किताबें, बहुत सारे मेंटोर से मिलता रहता हूँ और सीखने की तो हमेशा कोशिश करते रहता हूँ, खासकर जो मेरे फील्ड से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल, अगर पर्सनल फाइनेंस, म्यूचुअल फंड पे कुछ भी हो, भाई मुझे जानना है, भाई मुझे पढ़ना है, वो मुझे जानना है उसके बारे में, और मैं उसको फिर अप्लाई भी करके देखता हूँ, एक्सपेरिमेंट भी करता हूँ। मैंने मोमेंटम फंड्स के बारे में सीखा, मैंने उस पर इन्वेस्ट किया, थोड़ा बहुत स्टडी किया, जानने की कोशिश करी, आज भी जान रहा हूँ, राइट। या और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे इंडेक्स फंड, मैं वृंदा के साथ ही गया था इंडेक्स फंड सीखने के लिए फर्स्ट टाइम। 2017 की बात है, इंडेक्स फंड के बारे में फर्स्ट टाइम सुना था, तो उस पर अब हमने कितना हैवी इन्वेस्ट कर रखा है, राइट। म्यूचुअल फंड्स के बारे में सीखा, तो मैं ज़रूर ये इंश्योर करता हूँ, क्योंकि मुझे इस बात की शायद शुरू से ये क्लैरिटी आ गई थी कि भाई सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट आप वो करते हो जो आप अपने ऊपर करते हो, एंड टेक्नोलॉजी में जो आप करते हो। ऑल्दो मैं टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर देता हूँ, वो गलत है भाई, बट यस, मुझे लगता है कि ये मेरा एक अच्छा पार्ट रहा, एक पॉजिटिव पार्ट रहा मेरे केस में। ऐसा नहीं है कि भाई मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ ज़बरदस्ती, जो पॉजिटिव है वो बता रहा हूँ, जो नेगेटिव है वो भी बताऊंगा। जैसे टेक्नोलॉजी में ओवर इन्वेस्ट कर देता हूँ, मैंने कई बार बोला है, तो वो मेरे पार्ट पे बड़ा गलत रहता है। राइट। एक एडवांटेज जो मेरे को पर्सनली बहुत ज्यादा हुई कि हमने साथ में जब चीजें ये सीखनी शुरू करी, तो मैं तो एक्चुअली अर्ली 20s में ही थी, तो मैंने अपनी इन्वेस्टिंग बहुत जल्दी शुरू करी कंपैरेटिवली। तो अब वृंदा, इसके लिए एक सॉल्यूशन हो सकता है ना, तुम्हारा जो कॉर्पस है उस पे जो रिटर्न है उस पे मुझे हिस्सा मिल जाना चाहिए। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। चलो भाई अपनी तो भाई करोड़ों रुपए तुम्हारे यहीं से निकल गए वृंदा की कॉर्पस की कमीशन, क्योंकि वृंदा का कॉर्पस वॉरेन बफे एक बार सजेशन लेने आ गए थे वृंदा के पास। चलो, ओके, ग्रेट। तो दिस वाज द फर्स्ट मिस्टेक, थोड़ी बहुत हम बीच में बातचीत भी करते रहे। सेकंड मिस्टेक जो मुझे लगता है वो क्या है, सेकंड मिस्टेक ये है कि अपनी गाड़ी सर्विस के लिए ना एक्सेल स्कॉडा में मत दे। भाई काले काले से हाथ लगा दी इसमें। सेकंड मिस्टेक पता है क्या है? सेकंड मिस्टेक मुझे लगता है वृंदा ये है कि, और इसमें मैं मिस्टेक मैंने करी है वाली मिस्टेक, और आज भी करता हूँ मैं मिस्टेक, एंड आई विल एडमिट इट। अपने पैसों का प्रॉपरली ट्रैक रखना, बजटिंग करना, कागज और पेन पे लिखना, मतलब कागज पे पेन से लिखना, एक्सेल पे लिखना, ये बहुत ज़रूरी है। और ये अगर आपकी आदत बन जाती है तो आई थिंक फिर आपका पैसा आपके कंट्रोल में रहता है ना? राइट। सो बेसिकली इसमें भी मेरे को लगता है कि पहले इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग, तो मैं हमेशा मतलब एक ट्रैक रखती थी कि मैंने कितना एक्सपेंस कहाँ किया है। जो मेरे पर्सनल एक्सपेंसेस हैं एटलीस्ट मेरे को पता होता कि मेरा अपना मंथली खर्चा कितना है। बट हाँ, जैसे जैसे फिर बिजनेस में ग्रो करते गए और चीजें मतलब वो लूज करते गए वो, राइट। और अब क्या होता है कि सारी चीजें मिक्स हो चुकी है, तो ऐसा लगता है कि अच्छा ठीक है, अब ये पर्सनल था, बिजनेस का एक्सपेंस था, कौन बैठ के बाइफिकेट करे। बट ये करना चाहिए, राइट। इसमें मेरा एक थॉट है, वैसे मैं अगर अपने बचपन की बातें बताऊं तो भाई बहुत ही, मैंने तो इस मामले में बहुत चिंदी चोरी करी है। मेरे पास ना वोडाफोन का पोस्ट पेड कनेक्शन होता था, तो मैं हर कॉल करने के बाद लिख लेता था कागज पे, आज एक कॉल करिए 1 मिनट 23 सेकंड की, ताकि मैं बिल को वेरीफाई कर पाऊँ, ये गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं। मतलब भाई मुझे नहीं पता था ऑडिटर वाले गुण बचपन से ही मेरे अंदर, कि भाई हर कॉल, फिर मैं बिल आके एक्चुअली मैच करता था, मेरे हिसाब से बिल इतना बनना चाहिए था, इनके हिसाब से बिल इतना बनना, ऐसे कैसे। फिर मैं फोन करता था भाई उनको, हाँ भाई क्या हुआ कैसे, तो फिर वो आइटमाइज बिल वगैरह आने लग गए। खैर, लेकिन मेरी ये वीकनेस रही है कि आई स्टार्टेड अर्निंग, और बस बैंक में पैसा आ रहा है, ठीक है, उसके बाद म्यूचुअल फंड में पैसा जा रहा है, या जो खर्चा होना है वो खर्चे हो रहे हैं। थोड़ा सा मैं इसमें कमज़ोर रहा हूँ, बट मैं अपने यंगस्टर्स को और इवन अपने घर में अपनी डॉटर को मैं यही बोलता हूँ कि आप ज़रूर ट्रैक रखें अपने पास, जो भी आप पैसा 1 भी रुपया खर्च करते हो आपके पास लिखा हुआ होना चाहिए वो, कि वो कहाँ पे खर्च हुआ, राइट। आजकल यूपीआई और क्रेडिट कार्ड के ज़माने में थोड़ा आसान हो गया है, क्योंकि आपका स्टेटमेंट आती है, बैंक स्टेटमेंट आ जाती है, बट कैश जब चलता था तब तो भाई बड़ा मुश्किल था, बहुत ज़्यादा। एंड एक चीज़ में इसमें ये मेरा ओपिनियन है कि आप ना एक काम ना करें, माइक्रो मैनेजमेंट में मत चले जाओ। अगर आप 2-2, 3-3 रुपए के खर्चे भी अलग से लिखने लग गए ना तो गड़बड़ हो जाएगी। आप कैटेगरी वाइज जो है वो लिख लो। मोटे मोटे खर्चे आपके यूपीआई से होते हैं, डिटेल जानना पड़ जाए तो वो आपको यूपीआई और क्रेडिट कार्ड से मिल जाएगा। ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल ही भाई साहब 1 रुपये खर्च किया, अरे भाई लेके 1 रुपये खर्च कर दिया भाई मैंने, उसमें माइक्रो मैनेजमेंट हो जाएगी और उससे कुछ बहुत ज़्यादा मुझे लगता है फल नहीं मिल पाएगा। बट बजटिंग, एक मैक्रो लेवल पे बजटिंग के मैं क्या पैसे कमा रहा हूँ, कितना % जो है मेरे हाउस होल्ड के फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं, कितना % जो है मेरे पर्सनल फाइनेंस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जाता है, जिसमें इमरजेंसी फंड, लाइफ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, सेविंग, इन्वेस्टिंग, शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स सब आ जाते हैं, और कितना % जो है वो मैं अपने डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस के लिए रख रहा हूँ। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होनी चाहिए, मोटे मोटे तौर पर लमसम आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। राइट। इसमें एक और प्रॉब्लम आती है जब हम ये
ट्रैक नहीं रखते हैं ना, तो क्रेडिट कार्ड्स पे ऐसे पेमेंट्स करे मतलब ट्रांजैक्शंस करे जा रहे हैं, जब पेमेंट की बारी आती है तब पैसे नहीं होते। स्पेसिफिकली ये मैंने बहुत ज्यादा देखा है, जब इनिशियली आप क्रेडिट कार्ड लेते ही हो ना, पहला क्रेडिट कार्ड, तो शौक में आप बहुत सारे ट्रांजैक्शंस कर देते हो कि हाँ ये भी ले लो वो भी ले लो, कोई बात नहीं, अभी तो है टाइम, करके देखता हूँ, हाँ अभी तो टाइम है, पेमेंट में कर लेंगे। बट फिर वहां पे अगेन वो डेट वाला ट्रैप शुरू हो जाता है कि क्रेडिट कार्ड की पेमेंट के लिए फिर आप लोन में घुस जाते हो। तो ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक लगती है। आपको क्या लगता है कि मतलब जनरली होती है, या मैंने ही 2-3 केसेस ऐसे देखे हैं? हमने से पहले ही बात करी वृंदा, आई थिंक जो हमारा वो डेट वाला एपिसोड था, सबसे पहले तो ऑडियंस को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने उसको बहुत ज़्यादा प्यार दिया उस एपिसोड को। एंड मुझे लगा उसके बाद कि हमें थोड़ी मस्ती मजाक भी करनी चाहिए भाई पॉडकास्टिंग के साथ साथ। खैर, तो मेरा पॉइंट ये है कि बहुत लोग फंस जाते हैं इस तरीके से। एंड एक बार मैं एक वर्कशॉप भी ले रहा था जो हमारी म्यूचुअल फंड वाली क्लासेस वगैरह होती हैं, उसके अंदर भी एक पार्टिसिपेंट ने बोला, जब मैंने उन्हें दिखाया कि मैंने क्रेडिट कार्ड से अपनी एयरलाइन का 70% जो है वो बिल पे किया था अपने एयर ट्रैवल का, तो वो कहते दिस इज नॉट राइट बिकॉज यू हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ अमाउंट टू अर्न दीज क्रेडिट कार्ड पॉइंट्स। तो मैंने उनकी बात बोली कि मैंने जो क्रेडिट कार्ड पॉइंट्स कमाए हैं उसके लिए जो खर्चा किया है वो मेरा रेगुलर खर्चा था। मैंने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चा नहीं किया कि भाई मुझे पॉइंट्स चाहिए तो मैं खर्चा कर दूं। वो कहाँ की सही बात है यार, चाहे वो 17% रिवॉर्ड मिल रहा हो, 17.5 मिल रहा हो, चाहे 30% रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा हो, बट ये कहाँ का सेंस है कि आप लोग जो है क्रेडिट कार्ड पॉइंट्स को कमाने के लिए, एक पर्टिकुलर रिवॉर्ड रेट को कमाने के लिए अब एक्स्ट्रा खर्चा कर दो, तो वो बिल्कुल सेंस नहीं बनाता है। एंड आई थिंक ये थोड़ा सा आपको इससे सेफ जो है वो रहना चाहिए। राइट, ओके। तो देखिए, मैं यही बोलूँगा कि आप माइक्रो मैनेजमेंट में मत जाइए, आप मैक्रो लेवल पे समझिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके फिक्स एक्सपेंसेस कितने हैं, आपके सेविंग, इन्वेस्टमेंट, पर्सनल फाइनेंस जो स्ट्रॉन्ग बनाने वाली पैसा है वो कितना है, और आपके डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस कितने हैं। अगर आपको ये पता है तो आपको एक आइडिया रहता है मोटे मोटे तौर पे। एंड इसके लिए मैं हमेशा अप्रोच जो है वो सजेस्ट करता हूँ कि अपने बैंक अकाउंट्स बांट लो, 3-4 बैंक अकाउंट रखो, सेविंग बैंक अकाउंट, एंजॉय करो भाई, उनको एंजॉय करो। मतलब एक में इनकमिंग आने दो, एक आपका बैंक अकाउंट ऐसा होना चाहिए जो आपके स्विगी जोमेटो वगैरह से अटैच्ड हो, एक आपका बैंक अकाउंट ऐसा होना चाहिए जो आपके सेविंग और इन्वेस्टमेंट के जो पोर्टल्स हैं जैसे ज़ीरोधा है या डीमैट अकाउंट्स वगैरह, बाकी आपके ग्रो वगैरह हैं उनके साथ अटैच्ड हो, राइट। और एक आपका इनकमिंग वाला, उसको यूज़ कर सकते हो या एक और बना सकते हो जो आपके फिक्स एक्सपेंसेस के लिए हो, ओके। तो वहाँ से आपको एक अच्छा कंट्रोल सिस्टम बन जाता है आपका। और एक चीज़ मैं यहाँ पे और बोलूँगा, चाहे ज़िंदगी हो या पर्सनल फाइनेंस हो, ज़िंदगी का कोई भी एस्पेक्ट हो, आप को कंट्रोल सिस्टम्स बनाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, प्रोसेसेस बनाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आप अगर ओवर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे वो कुछ दिन तो चलता है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, कई बार आपने प्रण लिया होगा तेरा भाई कल से जिम जाएगा 3-3 घंटे, मेरा भाई 1 घंटे जाता है, एक मतलब 3-4 दिन जाता है, 5-6 दिन जाता है, फिर छोड़ देता है। इससे बढ़िया मैं ये बोलूँगा यार आप 30 to 45 मिनट्स एक्सरसाइज कर लो। अब मेरे जो अगर ट्रेनर ये वीडियो को देख रहा होगा तो मुझे भी गाली निकाल रहा होगा, तो मैं ये बता दूँ कि भाई मेरे को एक्चुअली जिम वाला कल्चर मेरे को नहीं समझ आता। मतलब सी अगेन मैं अपना पर्सनल बात बता रहा हूँ कि मुझे समझ नहीं आता। मुझे लगता है कि यार मैं इससे बढ़िया ये है कि भाई हफ्ते में 1 दिन जिम चला जाऊँ, दूसरे दिन वॉक कर लूँ, तीसरे दिन साइकिलिंग कर लूँ, चौथे दिन जो है वो घर पे योगा कर लूँ, मतलब एक्टिविटी कर लूँ, कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर लूँ। एक दिन लिटरली मैंने यहाँ पे गाड़ी लगाई सुबह आके और मैंने यहीं पे 4-5 राउंड मार लिए। यहीं पे मैंने रनिंग करी, जबकि मुझे ऐसा लगता था मैं रनिंग कर नहीं पाऊंगा बिकॉज मेरा ACL में प्रॉब्लम है, बट फिर मैंने रनिंग करी, ठीक ठाक हो गया। मैं सोच रहा हूँ कल आके साइकिल चला लूंगा यहीं पे। सो खैर, माय पॉइंट इज के गोल है पैसों को ढंग से मैनेज करना। उसके लिए माइक्रो मैनेजमेंट में जाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए आप मैक्रो लेवल पे जिस तरीके से मैंने आपको बताया, आप अगर उसको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि इंप्रूवमेंट होनी शुरू हो जाएगी, अवेयरनेस आनी शुरू हो जाएगी। एंड इंप्रूवमेंट और अवेयरनेस एक साथ चलती है, मतलब ये लूप है। आपके पास पहले अवेयरनेस आएगी, फिर आप इंप्रूव करोगे, फिर इंप्रूवमेंट होगी, फिर आप और अवेयरनेस आएगी, फिर आप और ऑप्टिमाइज करोगे, और ऑप्टिमाइज होते होते आपके पर्सनल फाइनेंस, मैं ये तो नहीं बोलूंगा परफेक्ट हो जाएंगे, बट येस नियर टू परफेक्शन जो है वो पहुंच जाएंगे। परफेक्ट किसी के नहीं होते, अगर आपसे कोई बोल रहा है परफेक्ट है तो वो झूठ बोल रहा है। सो एक चीज जो आपने बोला कि 3 अकाउंट जैसे आप अलग खोल लो, ठीक है, कि एक अपने फिक्स एक्सपेंसेस के लिए, एक नॉर्मल एक्सपेंसेस के लिए, और एक प्रॉपर इन्वेस्टिंग के लिए। तो आपको क्या लगता है कि कैसे हमें अपना जो भी हम अर्न कर रहे हैं, कैसे हमें इसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए? इसका देखो, मैं परसेंटेजेस के बहुत अगेंस्ट हूँ कि 50% इसमें कर दो, 30% इसमें कर दो। क्यों अगेंस्ट हूँ? क्योंकि ये रूल्स उन पे अप्लाई होते हैं जो एक बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइफ जी रहे हैं। उनका एक पैकेज एक सर्टेन लेवल से शुरू हुआ है, प्लस
आइडियल सिचुएशन में रूल्स अप्लाई होते हैं ये वाले, जो रेशियोज और परसेंटेज वाले होते हैं। अब मुझे नहीं पता ना, जो इस समय हमारी वीडियो देख रहा है, मान लेते हैं 25 साल का हो सकता है, कोई 35 साल का हो सकता है, कोई 40 साल का हो सकता है। फिर किसी के माता पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर हो सकती है, किसी की ना हो, किसी की शादी हो गई, किसी की नहीं हुई, किसी के बच्चे हैं, किसी के नहीं है, किसी के बच्चे स्कूल जा रहे हैं, किसी के बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, किसी के कॉलेज जा रहे होंगे। तो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। बट फिर भी फॉर द सेक ऑफ इट अगर आप सुनना चाहते हैं तो सेक ऑफ इट तो फिर यही है भाई, फाइनेंस वाले रूल्स बनाए जाओ। 50% आपके फिक्स एक्सपेंसेस में जाने चाहिए, 30% जो है आपके सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट में जाने चाहिए, रिमेनिंग 20% आप डिस्क्रिशनरी एक्सपेंस के लिए रख सकते हैं। डिस्क्रिशनरी और सेविंग में आप लोग थोड़ा सा मेहनत कर सकते हैं कि भाई डिस्क्रिशनरी को कम करते जाएं, सेविंग्स वालों को थोड़ा बढ़ाते जाएं, इनकम अपनी रेगुलर बढ़ाते रहें। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है हो सकता है, लेकिन हाँ, लेकिन ये सबके लिए नहीं है। ये आपकी परसेंटेज आप खुद बैठ के निकालेंगे। हमारे ऑडिट में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है रिस्क असेसमेंट, एक होता है रिस्पॉन्स। तो रिस्क असेसमेंट आता है SA 315 में, रिस्पॉन्स आता है SA 330 में। तो आप सबसे पहले रिस्क असेस करें कि आपकी सिचुएशन क्या है, फिर उसके लिए आप रिस्पॉन्स बनाए ना। अब ये ऐसा ही है कि हर कंपनी का ऑडिट जाके एक तरीके से थोड़ा ना हो सकता है। आप जाके पहले रिस्क असेस करते हो यहाँ पे क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, फिर आप उसको रिस्पॉन्ड करते हो कि इन दिक्कतों से हम लोग जो है कैसे इन दिक्कतों के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो ऐसे ही पर्सनल फाइनेंस है, रिस्क असेस कीजिए अपने बैठ के, और उन रिस्क के लिए फिर क्या बनाएंगे, रिस्पॉन्सेज जो है वो डेवलप करेंगे। राइट, मतलब इसमें भी वही है जो आपने पहले बोला था ना कि एक्सेल मेंटेन करो, सारी चीजें ट्रैक रखो। अगर ट्रैक है तो आई थिंक ये तीनों अकाउंट भी फिर सॉर्ट कर पाएंगे हम खुद से। आई थिंक सचिन बंसल हैं जो फ्लिपकार्ट के फाउंडर थे और अभी मेरे ख्याल से नावी चला रहे हैं। उन्होंने एक बात शायद ट्वीट किया था कि, और बहुत फेमस सेइंग भी है कि जो चीज़ मेजर नहीं कर रहे ना आप, वो चीज़ इंप्रूव नहीं हो सकती। तो कोई भी चीज़ अगर आप इंप्रूव करना चाहते हो उसे मेजर करना शुरू करो। टिम फेरिस भी अपनी किताबों में यही बात बोलते हैं। टिम फेरिस एक बहुत फेमस ऑथर है, 4 आवर बॉडी 4 आवर वर्क वीक, और बहुत सारी किताबें लिखी हैं उन्होंने। वो भी यही बात बोलते हैं कि अगर आप किसी चीज़ को मेजर नहीं कर रहे हो तो आप उस चीज़ को इम्प्रूव नहीं कर सकते, और वो चीज़ सबसे जल्दी इम्प्रूव होती है जो मेजर हो रही होती है। इसी बात में मुझे याद आया कि आप लोगों के लिए हमने कम्युनिटी डेवलप करी है, राइट। कम्युनिटी में आप लोग अगर चाहें तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कम्युनिटी का लिंक आपको neerajarora.com पे मिल जाएगा, एंड वहाँ पे पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड हम लोग पॉडकास्ट, न्यूज़लेटर्स, कोर्सेज और बहुत सारी चीज़ें और कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ आप लोग वहाँ पे आएँ और इंटरैक्ट करना शुरू करें, एक दूसरे से बातचीत करना शुरू करें, एक दूसरे से अपने पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड डाउट्स पूछें, दूसरों के जवाब दें, तो बहुत सही हो जाएगा। लेट्स गो टू द थर्ड मिस्टेक, जो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है बच्चे करते हैं। बच्चे बोल रहे हैं जो 20s में होते हैं, अब तो मेरे लिए तो बच्चे हो गए वो, मैं भाई 38 साल का हो गया हूँ। हमने क्या क्या डिस्कस किया? अभी हमने सबसे पहले डिस्कस किया कि एक्टिव इनकम, एंड सेकेंड हमने डिस्कस किया कि ट्रैक नहीं रखते हैं। हाँ, ट्रैक नहीं रखते हैं, तो ट्रैक रखना चाहिए। देन थर्ड वन, अब हम थर्ड करने वाले हैं। तो तीसरी चीज़ जो मुझे लगता है वो ये है, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कैसे जगहों में सबको जाके घर घर पे अभियान चलाना पड़ेगा, उधार मत लो, फालतू का उधार मत लो, राइट। तो एक्सेसिव डेट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम जो हम अपने अर्ली 20s में कर सकते हैं। आई वॉज ब्लेस्ड कि मैंने ये नहीं किया, राइट। अगेन देखो, मेरी सिचुएशन अलग थी, आपकी सिचुएशन अलग हो सकती है, ओके। खासकर बड़े डेट मत लीजिए शुरुआत में। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, लॉजिकल बात बोल रहा हूँ, और जैसे आपको कोई बात इलॉजिकल लगती है तो एक बार बैठ के सोच लिया करो। अगर आप फिर भी मुझसे डिसएग्री करते हो तो भाई रिस्पेक्टफुली डिसएग्री करा करो हम लोगों से, आप लोग, ठीक है। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि शुरुआती दौर में अचानक से अपने ऊपर एक घर का भार ना चढ़ा ले। मैंने बोला शुरुआती दौर में, मैं मना नहीं कर रहा हूँ घर खरीदने के लिए, घर खरीदें, उसकी अपनी इमोशनल वैल्यू है, उसकी अपनी साइकोलॉजिकल मैंने सही बोला ना, अब उसकी अपनी साइकोलॉजिकल वैल्यू है। आप कोई रूल ऑफ थंब नहीं बन सकता है कि घर खरीदना है या नहीं खरीदना है। मेरे हिसाब से शुरुआती दौर में ना खरीदें, क्योंकि शुरुआती दौर में अगर आपके ऊपर बहुत बड़ी EMIs बन गई ना, तो आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटीज कम हो जाती हैं इन टर्म्स ऑफ जॉब, प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, एंटरप्रेन्योरशिप। आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। आपके फिक्स एक्सपेंसेस बन गए हैं, एंड बहुत सारी और घटनाएं, आप एक तरीके से दब जाते हो चीज़ों के नीचे। आप थोड़ा कमा लें, थोड़ा कॉर्पस बना लें, थोड़ा बहुत वैल्यू क्रिएट कर लें, उसके बाद आप घर खरीदें। अब इसमें काउंटर आप ये बोल सकते हैं कि तब तक वैल्यू बढ़ जाएगी घर की, कॉस्टली हो जाएगा, कोई बात नहीं, थोड़ा दूर मिल जाएगा लेकिन मिल जाएगा, राइट। एंड यू नेवर नो कि यार आप जो घर ले रहे हो उसकी कीमत कितनी बढ़ने वाली है। स्पेसिफिकली व्हेन यू आर गोइंग इनटू अपार्टमेंट्स, अलग ही बिल्कुल सीन है ना। जमीन वाले घरों का अलग सीन है, अपार्टमेंट वाले घरों का अलग सीन है, जमीन पे आपने बिल्डर फ्लोर लिया अलग सीन है। तो सोच समझ के करें ये काम। ये शुरुआत में अपने ऊपर बहुत भारी भार ना चढ़ाएं,
स्पेसिफिकली इतने भारी लोन जो है वो ना चढ़ाएं अपने ऊपर, तो बेटर रहेगा। राइट आजकल ये बहुत चल रहा है हाँ। कि किसी ने 23 की एज में खरीदा है, मैं तो 22 में करके दिखाऊंगा। और एक्चुअली जो आपने बोला ना कि इतना ज्यादा फिक्स्ड इनकम मतलब फिक्स्ड एक्सपेंस अपने ऊपर मत डाल लो, मतलब भाई उसके बाद आपके पास कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बचना चाहिए। जो आप बोल रहे हो ना कि लर्निंग आपकी हमेशा चलती रहनी चाहिए। जब आप इतने ज्यादा एक्सपेंसेस में दब जाते हो तब आपको सिर्फ एक चीज दिख रही होती है कि मैं कमा लूं, मेरी फिक्स्ड ये जो सैलरी आ रही है या आप बिजनेस कर रहे हो वो जो पैसा आ रहा है वो बंद ना हो जाए, वो रिस्क पे ना आ जाए, तो आप कुछ किसी और चीज में जाना ही नहीं चाह रहे होते हो। सो वो तो मेरे को बहुत ही रिस्की लगता है कि आपको अपनी कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ नया लर्न करते रहना चाहिए और ग्रो करते रहना चाहिए, स्पेसिफिकली इन योर 20s। राइट। तो घर खरीदने वाली बात के साथ साथ जो हमारा मेन मुद्दा था कि आप इंटरेस्ट बियरिंग लोन्स बिल्कुल भी ना लें, हाई इंटरेस्ट बियरिंग लोन्स बिल्कुल भी ना लें, क्रेडिट कार्ड से बचें, क्रेडिट कार्ड के मिस यूटिलाइजेशन से बचे, आई शुड से, राइट। और डेट पे हमने आई थिंक काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया, उसका लिंक हम आप लोगों को आई बटन में ज़रूर देंगे, उसको ज़रूर देखिएगा। उसमें बहुत डिटेल डिस्कशन है कि कैसे डेट जो है आपको बर्बाद कर सकता है, किस तरह के डेट से आपको बचना है, किस तरह का डेट आपको लेना है, वहाँ पे हमने काफ़ी डिस्कशन किया हुआ है। तो मेरी उम्मीद है कि आप लोग वो जाके देखेंगे और 20s में फालतू के डेट से बचेंगे, फालतू के इंटरेस्ट से बचेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 20s में आप अपने ऊपर और सही जगहों पे इन्वेस्ट करेंगे ताकि आप लोगों का पैसा लेटर ऑन बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाए। एक चीज और जो आपने बोला ना कि डेट से बचे और डेट में ना आए, बट व्हाट इफ अब कोई डेट ले चुका है, उसके लिए आप क्या एडवाइस दोगे? जो डेट ले चुका है मैं उससे ये बोलूँगा, भाई देखो उतारो, जल्दी से जल्दी उतारो। रूल क्या है, सबसे सिंपल प्रिंसिपल क्या है, जिस लोन पे सबसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसे उतारो। अगर आंख बंद करके बोल रहा हूँ, अगर आपके ऊपर क्रेडिट कार्ड का उधार चढ़ा हुआ है किसी तरीके का, सबसे पहले तो उसे उतारो, क्योंकि उसमें आपको 36 से 48% के आसपास का जो है वो इंटरेस्ट देना पड़ रहा होगा। उसके ऊपर GST भी लग जाता है, बार बार मैं बात रिपीट करके बताता रहता हूँ। तो सबसे पहले आप अपने उधार को उतारें। इन्वेस्टमेंट आप बाद में कर लीजिएगा, लेकिन पहले अपने उधार को उतारना शुरू कीजिए। अगर आपके पास कोई हाई इंटरेस्ट वाला लोन है, ओके, तो उसको ख़त्म करें ताकि आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्मूथ बना पाएँ और आप कंफर्टेबल हो पाए अपनी फाइनेंशियल लाइफ में और सही डिसीजंस ले पाए। राइट। एक चीज मैंने और देखी है कि बहुत लोग ना, मतलब स्पेसिफिकली अगेन यंगस्टर्स ही लोन ले लेंगे, कोई भी एक लोन ले लेंगे जहाँ पे उन्हें लग रहा है कि यार ये रेट ऑफ इंटरेस्ट तो फिर भी इतना ज्यादा नहीं है, और वो पैसा आके इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उसके लिए आप क्या बोलना चाहोगे? बहुत बुरा होने वाला है उन लोगों के साथ, बहुत ज़्यादा बुरा होने वाला है। बिल्कुल भी ऐसा मत कीजिए किसी भी हाल में। एक मेरी बात याद रखिए, लिख लीजिए इसको बल्कि कहीं पे, बोरोड मनी एंड बोरोड कन्विक्शन इज अ डिजास्टर, इज अ रेसिपी ऑफ डिजास्टर इन स्टॉक मार्केट्स, इन इन्वेस्टिंग। बोरोड मनी हम सबको पता है, उधार का पैसा नहीं लेना चाहिए। बोरोड कन्विक्शन, टेलीग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, यहाँ सबसे टिप्स लेना बंद कीजिए। और क्यों लेनी है आपको स्टॉक की टिप्स? यार म्यूचुअल फंड करो ना, म्यूचुअल फंड के बारे में आप 2-3 घंटे में, 4 घंटे में, 5 घंटे में अगर आप बैठ जाओ ना लगातार, आप खुद से सही म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हो। ये मैं आपको रिटर्न में प्रॉमिस कर रहा हूँ कि अगर आप 5-6 घंटे लगातार बैठ जाओ, आप खुद से म्यूचुअल फंड जो है वो सही चूज कर सकते हो। हम लोग संडेज वर्कशॉप करते हैं जिसमें हम लोग पर्सनल फाइनेंस के बारे में भी बताते हैं, और उसके बाद हमारे कोर्सेज भी होते हैं। अगर आप खुद नहीं कर पा रहे तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हम सिखा देंगे आपको, पक्का सिखा देंगे अगर विश्वास रखेंगे तो। और मैं यहाँ पे कोई सेल करने की कोशिश नहीं कर रहा यार, मैं बस सोचना सेल करना हो तो मैं वीडियो की शुरुआत में बोलता हूँ। हम 24-25 मिनट में पहुँच गए। मैं सिर्फ इतने बोलने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि अगर आपको ये सब काम करना है कि उधार लेके और उधारी की बातों से और किसी से पूछ के जो है इन्वेस्ट करना है, बहुत दिक्कत होने वाली है। इससे बढ़िया फाइनेंशियल एडवाइजर के पास चले जाओ। अगर नहीं करना खुद से, किसी फाइनेंशियल एडवाइजर के पास चले जाओ। बट ये मत करो कि भाई उधार का पैसा और उधार की कन्विक्शन पे आप इन्वेस्ट करो। दिस इज अ डिजास्टर, फॉर श्योर डिजास्टर। हो सकता है शुरुआत में वो बिगिनर्स लक आपका काम कर जाए कि भाई आपने थोड़े से पैसे उधार लेके लगाए, वो 10,000 के, भाई शायद मैं कहता हूँ 1 लाख भी हो गए होंगे। लेकिन भाई जब डूबेंगे ना, क्योंकि जब आप बड़ी बेट लोगे और वो डूबेंगे तो आप कहीं के नहीं रहोगे, या फिर वो बैंकरप्सी वाली बात होती है, भागने दौड़ने वाली बात होती है फिर वो। राइट, दैट्स ट्रू। जो आपने बोला ना बिगिनर्स लक, ये मैंने खुद देखा है। वही हुआ कि भाई फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए थे, इन्वेस्ट करे और वो अच्छा खासा ग्रो कर गया। ठीक है, और वो भी पैसा इन्वेस्ट कर दिया और लोन लेके भी इन्वेस्ट कर दिया, तो अपना भी डूबा और जो लोन वाला था वो भी डूबा, और आज तक EMIs चल रही हैं। सो दैट इज वेरी स्कैरी कि भाई कैसे, तुमने क्या थे? मैं क्यों करूंगी? मैं क्यों करूंगी? अच्छा,
चलिए, तो ये हमारी एक और मिस्टेक आई थिंक हमने कवर कर ली कि लोन लेके इन्वेस्ट जो है अपने यंग एज में नहीं करना। लोन लेना ही नहीं है, अपने लोन से दूर रहना है। और लोन की मास्टर क्लास हमने पहले से अपलोड कर रखी है कि भाई लोन को कैसे जो है, कौन सा लोन ले सकते हैं, कौन सा लोन ले सकते हैं, वो हमने सब कुछ जो है आपके साथ कवर कर रखा है। तो ये जो हमने अभी मिस्टेक्स आपके साथ शेयर करी, ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो अर्ली 20s में लोग करते हैं अपने फाइनेंशियल जर्नी में, जब वो शुरुआत कर रहे होते हैं लोग करते हैं। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बहुत सारी मिस्टेक्स हैं जो लोग अपनी शुरुआती फाइनेंशियल जर्नी के अंदर करते हैं, एंड वो भी हम लोग कवर करने वाले हैं। और उसमें जो सबसे पहली मिस्टेक है, पता है वो क्या है? अभी नहीं, वो आएगा नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो जाए, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को एक एप्रोप्रिएट साइज़ की वीडियोस दें जिसमें आप लोग जो है समझ पाएं कि कैसे कैसे अपनी मिस्टेक से जो है वो बचना है, क्या क्या मिस्टेक्स आप लोग करते हैं। आई थिंक आप लोग प्लीज़ इसकी समरी बना के हमारे साथ शेयर कीजिएगा, कम्युनिटी में आ जाइए। हम लोग कोशिश करेंगे कम्युनिटी में हम भी समरी बना के आपके साथ शेयर कर देंगे। अगर आप इसी पॉडकास्ट की समरी भी देखना चाहते हैं, रीड करना चाहते हैं, तो वो भी हम आपके साथ जो है वो शेयर कर देंगे कम्युनिटी के अंदर। राइट, आपके क्या सजेशंस हैं इस चैनल को लेके, प्लीज़ बताइएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, और यार सब्सक्राइबर मत बनो, मेंबर बनो आप हमारे चैनल के। मतलब मेंबर वो पैसे वाले मेंबर नहीं भाई, हमने कोई मेंबरशिप एक्टिवेट नहीं कर रखी है। मतलब एक अटैचमेंट ऐसी होनी चाहिए कि मैं आपको नाम से जानूँ, आप मुझे खैर जानते ही हैं, जो लोग देख रहे हैं ऑब्वियसली जानते हैं, बट मैं भी चाहता हूँ कि मैं आपको नाम से जानूँ। मैं आप रेगुलरली कमेंट करते हैं तो वो पता चलने लग जाता है कि कौन जुड़ा हुआ है, कैसे बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है। एंड डेफिनेटली कभी हो सका तो IRL इन रियल लाइफ भी आपसे हम मिलना चाहेंगे सबसे। तो कभी कभी आपके सिटी में आ रहे होंगे तो वहाँ पे मीटअप अनाउंस करके आप सबसे मिल लेंगे। राइट। चलिए गाइस, तो विद दिस नोट थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हिट, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें, क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।